नमस्कार। योर मनी में हम रखते हैं आपके फाइनेंशियल हेल्थ का ख्याल। आपकी मेहनत की कमाई से कैसे सही निवेश के जरिए आपको मिल सकता है वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा, ये मंत्र हम आपको योर मनी में हमेशा देते रहते हैं। दिवाली के खास अवसर पर हम आपको बताएंगे निवेश के वो हर मुमकिन तरीके जिससे माँ लक्ष्मी की आप पर असीम और निरंतर कृपा बनी रहे। मैं हूँ कविता थपलियाल और स्वागत है आपका योर मनी दिवाली स्पेशल में। हमारे साथ मौजूद हैं बजाज कैपिटल के ग्रुप सीईओ अनिल चोपड़ा और ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के डायरेक्टर पंकज मटपाल। आप दोनों का इस खास पेशकश में स्वागत है। देश में अभी भी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने वालों की तादाद बहुत कम है और फिक्स रिटर्न के लिए लोग बैंकों के डिपॉजिट पर ही ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के डेट फंड में पैसे डालकर आप ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट से बेहतर रिटर्न भी कमा सकते हैं और इनमें इक्विटी जैसा रिस्क भी नहीं होता है। एफडी, बॉन्ड या फिर डेट फंड निवेश के लिहाज से आपके लिए कौन सा विकल्प है बेहतर, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनिल जी आपसे। सबसे पहला सवाल यही कि अगर हम डेट फंड्स में निवेश की बात करें तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो अमूमन कहा जाता है कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ही निवेश करने में समझदारी है। ऐसे में अगर हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स के ऑप्शंस के बारे में समझना चाहें तो निवेशक के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, अगर हम डेट फंड्स की बात करें तो इसमें वही निवेशकों को निवेश करना चाहिए जिनको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, इक्विटी मार्केट से उन्होंने दूर रहना है। साथ ही उनको लिक्विडिटी भी चाहिए, क्योंकि डेट फंड्स का एक ये खास फीचर है कि इसमें आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। जब भी आपको कोई इमरजेंसी आ जाए, आप पार्टली भी निकाल सकते हैं, पूरा भी निकाल सकते हैं। इसको अपने आप एक बैंक अकाउंट की तरह ऑपरेट कर सकते हैं। और रही बात कि इसका आपको ये बहुत जरूरी है कि टाइम होराइजन आप ध्यान में रखें कि आपको पैसा 6 महीने के बाद चाहिए होगा या 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, क्योंकि डेट फंड्स में भी काफ़ी वैरायटी है। डेट फंड्स में लिक्विड फंड्स भी आते हैं जो कि बेहतर रहते हैं उन निवेशकों के लिए जिनको पैसा सिर्फ 1, 2 या 3 महीने तक ही रखना है और उसके बाद शायद उनको निकाल लेना है। और लिक्विड फंड्स में नेचुरली रिटर्न थोड़ी कम रहती हैं, लेकिन सेफ्टी ज़्यादा रहती है और एनी टाइम लिक्विडिटी रहती है। अगर आपको पैसा चाहिए 6 महीने के बाद और 1 साल तक, तब आपको चाहिए लगाना शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में। और जैसे कि नाम ही बता रहा है कि ये डेट फंड जो हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर जो शॉर्ट टर्म के जो सीडीज़ हैं वहाँ पैसा लगाते हैं। और अगर आप 1 साल से ज़्यादा इंतजार कर सकते हैं, 2 साल तक, तब आपको लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में लगाना चाहिए। और आप साथ ही अगर आप थोड़ा सा भी इक्विटी में निवेश करने को तैयार हैं, फिर डेट फंड्स की वैरायटीज आ जाती हैं, जैसे कि कैपिटल प्रोडक्शन ओरिएंटेड फंड हो गए या मार्जिनल इक्विटी प्लान जिनको MIPs भी बोलते हैं। तो यहाँ काफ़ी वैरायटी है और निवेशकों को चाहिए कि वो अपना रिस्क एपेटाइट और टाइम होराइजन और टैक्स ब्रैकेट, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के और सही स्कीम का चुनाव करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, ये तो बात हुई डेट फंड में निवेश की, लेकिन यहाँ पंकज जी आप समझना चाहेंगे एफडीज और कॉर्पोरेट एफडीज के फीचर्स और इनके फायदे। देखिए, एफडी में जो आपका रिटर्न है वो एश्योर्ड है। ये आपके एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होंगे। शॉर्ट टर्म से लेके आपके 5 साल 10 साल तक की एफडी भी अवेलेबल होती हैं। आप चॉइस है बैंक एफडी करनी है या कंपनी एफडी है, आपके रिस्क पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो बैंक एफडी है उसमें कंपैरेटिवली रिस्क कम होगा एज कम्पेयर टू कंपनी एफडीज। क्योंकि बैंक में आप अच्छे बैंक में जाते हैं तो आपको थोड़ा रिस्क कम हो जाता है, कंपनी में आपको उसकी रेटिंग देखनी होगी, कंपनी का क्रेडिबिलिटी देखनी होगी, ये फर्क होगा। बट रिटर्न्स के हिसाब से बात करें तो कंपनी एफडी में इंटरेस्ट कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू बैंक इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये एक फीचर है। दूसरी बात, हालांकि टैक्स तो दोनों पर सेम है, पर टीडीएस की अगर हम बात करें तो बैंक एफडी पर आपका अगर 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट जाता है 1 साल में तब टीडीएस कटता है, जबकि कंपनी एफडी के ऊपर अगर 5,000 के ऊपर आपका इंटरेस्ट चला जाता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो आपका टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है। हालांकि टैक्स की बात करें तो वो एक सेम है, लेकिन टीडीएस कटने की जब बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा फर्क है। सेफ्टी के लिहाज से अगर हम जानना चाहें तो कॉर्पोरेट एफडीज कितनी सेफ होती हैं? ये डिपेंड करेगा किस कंपनी की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें एचडीएफसी लिमिटेड की तो मैं बोलूंगा बहुत सेफ है, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग हैं। लेकिन यहीं पर अगर कोई दूसरी छोटी कंपनी हो उसकी एफडी की बात की जाए तो आपको देखना पड़ेगा उस इंडिविजुअल कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। इसके लिए ये एक कॉमनली नहीं बोला जा सकता है कि कंपनी की एफडी है तो वो सेफ नहीं होगी और बैंक की है तो सेफ होगी। आप किस बैंक को किस कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोऑपरेटिव बैंक है
तो उसको आप SBI से कंपेयर नहीं कर सकते या ICICI से कंपेयर नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही आप HDFC लिमिटेड की FD को एक छोटी कंपनी की FD से कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो हर एक में आपको देखना होगा कि आप किस बैंक की बात कर रहे हो, बट फिर भी हम कंपेयर करें क्योंकि बैंक्स थोड़े से जो रेगुलेशन है वो स्ट्रांग है उसके ऊपर RBI का कंपेयर टू दीज कंपनीज FDs। तो इसके लिए बैंक की FD कंपनी के FD के मुकाबले में ज्यादा सेफ मानी जा सकती है। कंपनी की FD में तभी जाएं जब आपको उस कंपनी के बारे में फाइनेंशियल मालूम हो, अच्छी रेटिंग पता हो और आप समझते हो कि आप कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहे हैं। सिर्फ रिटर्न देख के ही ना जाएं, क्योंकि अगर कोई बहुत ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो मतलब मैंने देखा है कई बार कुछ FD ऐसी भी आई थी पीछे जहां पर 15% पर एनम का इंटरेस्ट वो कंपनी FD ऑफर कर रही थी, जबकि मार्केट में उस टाइम पर बैंक 9% का आपको इंटरेस्ट ऑफर कर रहे थे। तो अगर कोई आपको 9% के सामने 15% इंटरेस्ट दे रहा है तो मतलब उनको पैसे की बहुत जरूरत है, और वहां पर जब बहुत जरूरत है तो डिफॉल्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनिल जी, यहाँ पर अगर हम बैंक FD और कॉर्पोरेट FD की बात करें तो इन्हें तोड़ना कितना आसान या कितना मुश्किल होता है? अगर बीच में से ही किसी को पैसों की जरूरत हुई तो क्या पैसे निकाले जा सकते हैं? हाँ, देखिए, जहाँ तक कंपनी डिपॉजिट की बात है तो वो नॉर्मली 6 महीने या 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए होते हैं, और अगर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो या NBFC हो जैसे HDFC वगैरह तो वो 5 साल और 7 साल के भी होते हैं। रही बात प्री मेच्योर विड्रॉल की, कि अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाए और आपको निकालने पड़ जाए तो उसमें जो प्रेरोगेटिव है, यानी कि जो राइट है, जो अधिकार है, वो कंपनी के पास रहता है, ना कि निवेशक के पास। निवेशक जबरदस्ती ये नहीं कर सकता कि आप मेरे पैसे वापस कीजिए। अगर कंपनी को कंफर्टेबल है पैसा वापस करना मैच्योरिटी से पहले तो वो करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो वो डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। और उसमें भी कुछ रूल्स बनाए हुए हैं जो कंपनी लॉ के अंतर्गत, कि 6 महीने से पहले आप प्री मेच्योर विड्रॉ नहीं कर सकते हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से FD। 6 महीने से पहले तो करना भी अलाउड नहीं है। 6 महीने के बाद कंपनी अपनी मर्जी से बीच में पैसा वापस कर सकती है आपको, और उसमें वो इंटरेस्ट रेट जो है आपका उसमें 1% से 2% की पेनल्टी भी लगा सकती है। रही बात बैंक्स की, तो बैंक्स को तो कभी भी वो पैसा आपको वापस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 1 साल की FD कराई है और आप 2 महीने के बाद ही अगर बैंक से FD तोड़ाने चले जाते हैं तो आपको ब्याज वही मिलेगा जो कि उनकी 2 महीने की FD का है, उसमें से भी वो 1% पेनल्टी कम कर लेंगे। लेकिन ये बात तय है कि बैंक FD को बीच में कैश करना आसान है और कॉर्पोरेट FD को बीच में कैश करना आसान नहीं है, क्योंकि काफ़ी कंपनीज जो हैं वो आपसे पैसा लेके अपने बिजनेस में लगा देती हैं और वो फिर मना भी कर सकती हैं आपको, और लीगली भी वो ठीक रहेगा और आपको पूरा पीरियड इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन जो हमने पहले बात करी थी डेट फंड्स की, वहां पे ऐसी किसी किस्म की कोई शंका नहीं है। वहां पे आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि वो ओपन एंडेड फंड्स होते हैं, इजी लिक्विडिटी होती है और उसमें नुकसान भी कम होता है। अगर एग्जिट लोड का पीरियड निकल चुका है तो आपको बिल्कुल भी किसी तरह की पेनल्टी नहीं लगती है, और अगर आपने इमीडिएटली इन्वेस्ट करने के 1-2 हफ्ते के बाद में निकालना हो तो एग्जिट लोड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तकरीबन आधे % से 1% तक ही होता है। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन अगर यहाँ पे निवेशक को एक डिसीजन लेना हो, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स में अगर इन्वेस्टमेंट करना हो या अगर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अगर डेट पोर्टफोलियो बनाना हो, तो किस में ज़्यादा समझदारी है और किस में ज़्यादा फायदा है? देखिए, जैसे इक्विटी में होता है कि आप डायरेक्ट इक्विटी बाई कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैसे यहाँ पर डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट डेट इंस्ट्रूमेंट में जाना है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप FD ले रहे हैं, आपको FD में इन्वेस्टमेंट करना है, एक एश्योर्ड रिटर्न जो भी आपको 9%, 10% वॉटएवर उस टाइम पर ऑफर हो रहा है वो मिलेगा। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए जाते हैं जहां पर बहुत सारे अंडरलाइंग असेट्स हैं, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, आपका कॉर्पोरेट कॉमर्शियल पेपर, बहुत सारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे अंडरलाइंग असेट्स हैं, NCDs, बॉन्ड्स, तो उसका जो रिटर्न्स होगा उस पर निर्भर करेगा कि आपको फंड कैसा रिटर्न देगा। इसके लिए अगर आपको यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं, वहां पर आपको अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कल को कम होता है तो यहाँ पर यील्ड बढ़ जाएगी जिसका आपको फायदा मिलेगा। साथ में ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडेबल होते हैं म्यूचुअल फंड जो है वो NAV बेस होते हैं, तो आपको लिक्विडिटी बहुत अच्छी हो जाती है। कभी भी पैसा निकालना है तो आपको ये देखना नहीं है कि एक्सेप्ट ओनली जब आप एक क्लोज एंडेड फंड में जाते हो जैसे कि FMPs होती हैं, तो वहां पर तो फिक्स मैच्योरिटी प्लान में आपको एक क्लोज एंडेड है तो थोड़ा सा लिक्विडिटी कम होगी। अदरवाइज ओपन एंडेड डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड किसी भी टाइम पर आप उसमें से एग्जिट कर सकते हो, अपने यूनिट्स को रिडीम कर सकते हो, अनलाइक योर FDs। ऐसे ही NCDs हैं, आपको डायरेक्ट NCD बाई करनी है, बॉन्ड बाई करना है, वहां पर भी क्योंकि ट्रेडेबल है बट अगर लिक्विडिटी पुअर है तो आप नहीं बेच पाओगे। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड्स में अच्छा ये होता है कि लिक्विडिटी बहुत बढ़ जाती है आपकी। तो रिटर्न्स के हिसाब से बात करें तो वो शायद
सेम भी रहे ऑलमोस्ट, अगर वही अंडरलाइंग एनसीडी आपके पास में है, उसका रिटर्न वही सेम है, बट लिक्विडिटी के हिसाब से बात करें तो म्यूचुअल फंड में वो आपकी ज्यादा होती है। साथ ही आपको अपनी अवधि भी यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी और अपने गोल के हिसाब से भी आपको फैसला लेना होगा कि आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए निवेश करना है। लेकिन फिलहाल इस खास पेशकश में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे टैक्स फ्री बॉन्ड या एनसीडी, दोनों में से कौन सा है बेहतर विकल्प। आप बने रहिए हमारे साथ। निवेश के कई विकल्पों में से एक है टैक्स फ्री बॉन्ड और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी। इन इंस्ट्रूमेंट्स के क्या फीचर्स हैं और क्या इनमें निवेश करना समझदारी होगा, जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारे साथ मौजूद है बजाज कैपिटल के ग्रुप सीईओ अनिल चोपड़ा और ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के डायरेक्टर पंकज मटपाल। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे अनिल जी आपसे करना चाहूंगी, दोनों इन्वेस्टमेंट्स के फीचर्स यहाँ पे सबसे पहले समझना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक टैक्स फ्री बॉन्ड्स की बात है तो वो सरकार ने सिर्फ ऐसी कंपनीज को अलाउ किया है टैक्स फ्री बॉन्ड इशू करना जो कि सरकारी कंपनियां हैं, पहली बात, और दूसरी वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी हैं जहाँ पे पैसे की, कैपिटल की काफ़ी ज़रूरत है हमारी कंट्री को और इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, इसलिए उन्होंने ये टैक्स में छूट दिया है वहाँ पे। और कंपनीज भी आप देखिए कि कैसी कंपनीज हैं जिनको टैक्स फ्री बॉन्ड इशू करने की ये छूट मिली हुई है। ये कंपनीज हैं हुडको, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि सब बड़ी बड़ी ऐसी सरकारी कंपनी जो कि काफ़ी सेफ हैं और जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में पूरा योगदान है। इनमें क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जुड़ी कंपनीज हैं तो इनका जो पीरियड है टैक्स फ्री बॉन्ड्स का वो काफ़ी लंबा रहता है। 3 पीरियड चल रहे हैं अभी, 10 साल, 15 साल या 20 साल। यानी कि अगर आप इतना लंबा इंतजार करने को तैयार हैं तो टैक्स फ्री बॉन्ड आपके लिए बहुत ही एक लुभावना एक विकल्प है, बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन है, क्योंकि जो इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है आपको वो काफ़ी अच्छा है और लंबे पीरियड के लिए फिक्स है। अभी जो पीछे जो कुछ बॉन्ड इश्यूज आए उसमें मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट जो मिला आपको वो था 8.92%, यानी कि 8.92% अगर आप 20 साल के टैक्स फ्री बॉन्ड में लगा रहे हैं, और आपको इसमें एनुअल इंटरेस्ट मिलता है और उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। और ये ध्यान रहे कि आजकल जो इंटरेस्ट रेट थोड़े चढ़े हुए हैं, आगे आने वाले वर्षों में जब कुछ कम भी हो जाएंगे फिर भी आपको इंटरेस्ट जो अभी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है 8.92 का या 8.87 का या जो भी आपने बॉन्ड लिया है वो आपको लगातार मिलता रहेगा 15 साल, 20 साल या जोन सा भी बॉन्ड आपने चुना है। रही बात एनसीडीज की, जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं वो नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज उनको इशू करती हैं, उनका पीरियड भी कम रहता है, जैसे कि 3 साल, 5 साल या 7 साल, और उनमें जो ब्याज मिलता है वो फुल्ली टैक्सेबल रहता है और उसमें वो टीडीएस भी काटते हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क हो जाता है कि अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, यानी कि आपकी जो सालाना इनकम है वो 10 लाख से ज़्यादा की है, तब तो आपको टैक्स फ्री बॉन्ड ही ज़्यादा सूटेबल होंगे। बट एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि आपको कम से कम 10 साल या 15 साल या 20 साल इंतजार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन अगर आप 10% टैक्स ब्रैकेट में हैं या टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं, सीनियर सिटीजन हैं और आपको रेगुलर इंटरेस्ट चाहिए, तब एनसीडी जो है वो ज़्यादा बेहतर विकल्प बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्याज की दर ज़्यादा है और अगर आपको टैक्स नहीं लगता है तो वहाँ पे आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिल जाती हैं। एक बात और यहाँ पे याद रखनी चाहिए कि जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स हैं वो वैसे तो लंबे पीरियड के लिए हैं, लेकिन वो सेकेंडरी मार्केट में भी बेचे जा सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी आ जाए। अगर कोई अभी 10, 20, 50 लाख के बॉन्ड्स ले ले तो ऐसा नहीं है कि 10 साल से पहले वो उसमें से निकल नहीं पाएगा। 1-2 साल के बाद अगर उसको पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो सेकेंडरी मार्केट में बिक भी सकते हैं और वहाँ पे फायदा भी हो सकता है अगर आगे इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो इन्हीं बॉन्ड्स की कीमत बढ़ जाएगी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे पंकज जी एनसीडीज में पुट और कॉल ऑप्शन भी बहुत महत्व का होता है, वो समझना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए पुट ऑप्शन का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टर को ये चॉइस है कि वो जिस टाइम पर, क्योंकि वो फिक्स होगा कि 2.5 ईयर के बाद में है या 5 ईयर के बाद में, जिस तरह की आपने मैच्योरिटी का एनसीडी ली हुई है, तो वो उस वक्त पर इन्वेस्टर के पास चॉइस होगी कि वो कंपनी को वापस दे सकता है और कंपनी उसको उसका पेमेंट कर देगी। अगर कॉल ऑप्शन है तो इसका मतलब इशूअर के पास में, उस कंपनी के पास में चॉइस है कि उस टाइम पर, जिस टाइम पर वो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगी, वो उसको एनसीडी को वापस ले सकती है और जो इन्वेस्टर है उसको उसका पेमेंट कर देगा। तो ये कॉल और पुट ऑप्शन होता है। इससे एक लिक्विडिटी हो जाती है कि अगर बीच में पैसे की जरूरत है उस टाइम पर इन्वेस्टर को, तो वो पैसा पुट ऑप्शन के जरिए वापस करके ले सकता है। क्योंकि अगर ये ट्रेडेबल भी है और मार्केट में अगर लिक्विडिटी नहीं है, जरूरत नहीं है, तो ट्रेड नहीं हो पाएगा। तो एक बीच में मैच्योरिटी से पहले निकलने का एक ऑप्शन होता है।
ये कॉल एंड पुट ऑप्शंस हैं। अगर सेफ्टी के लिहाज से पूछा जाए तो यहाँ पे टैक्स फ्री बॉन्ड और एनसीडीज कंपैरिजन में क्या सेफ है? बिल्कुल टैक्स फ्री बॉन्ड ज़्यादा सेफ हैं, क्योंकि वो पीएसयू उनको इशू कर रहे हैं, बड़ी कंपनी इशू कर रही हैं, सरकारी कंपनियां, और एनसीडीज जो हैं वो मतलब प्राइवेट कंपनीज हैं। तो सेफ्टी के लिहाज से डेफिनेटली आपके जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स हैं वो बेहतर हैं। और अच्छी बात ये भी है, हम अगर बात करें यहाँ पर कि लॉन्ग टर्म की, ये लॉन्ग टर्म कहना, लिक्विडिटी डेफिनेटली आपकी पुअर हो जाएगी क्योंकि लॉन्ग टर्म है, पर अच्छी बात यह है कि आप हाई इंटरेस्ट पे लॉन्ग टर्म के लिए लॉक कर रहे हो। अगर आप कोई चीज़ 5 साल के लिए लेते हो, 5 साल के बाद आपको इस रेट पर री इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा दूसरी जगह पर यहाँ पर अगर आप 20 ईयर्स के लिए अपना पैसा लॉक कर रहे हो हाई इंटरेस्ट रेट पर, तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। और साथ में क्योंकि हम अगर रिटर्न की बात करें तो आप कंपैरिजन में एनसीडी के आप देखेंगे, एनसीडी आपको 12% तक का कूपन दे रही हैं, और जबकि यहाँ पर आपको 8.92 तक का मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन अगर हम यील्ड देखते हैं, पोस्ट टैक्स यील्ड, मतलब अगर आप 20% 30% टैक्स ब्रैकेट में है और वो एडजस्ट करने के बाद में, तो ये बेशक आपके एनसीडी से ज्यादा होता है। उस बात को ध्यान में रखते हुए मेरी सलाह ये होगी, जो भी निवेशक हायर टैक्स ब्रैकेट में है उनको, और उनके पास मतलब अगर किसी गोल से वो लिंक करते हैं इसको, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो किसी ना किसी गोल से तो लिंक होना ही चाहिए, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से मैं बोलूंगा, अगर लॉन्ग टर्म गोल है, बच्चों की एजुकेशन है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, वहां पर आप अपने पोर्टफोलियो में ये टैक्स फ्री बॉन्ड को बिल्कुल इंक्लूड कीजिए। बिल्कुल, पोर्टफोलियो वाली पॉइंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। इन तमाम विकल्पों का आपके पोर्टफोलियो में कितना महत्व है और किस गोल के लिए आपको कौन से विकल्प को यहाँ पर चुनना चाहिए, इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका योर मनी दिवाली स्पेशल में। अब तक हमने आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और डेट फंड्स, साथ ही टैक्स फ्री बॉन्ड्स और एनसीडीज में अंतर बताया, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में ये सारे विकल्प कब और कैसे आने चाहिए, इस पर अब करेंगे फोकस। हमारे साथ मौजूद है बजाज कैपिटल के ग्रुप सीईओ अनिल चोपड़ा और ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के डायरेक्टर पंकज मटपाल। तो पंकज जी, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस ही कर रहे थे कि गोल्स के मुताबिक आपको अपने ऑप्शंस, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए। तो यही समझना चाहेंगे कौन से गोल के लिए किस तरह का विकल्प, अगर हम इन चारों में से ही बात करें तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, किस तरह के गोल के लिए? देखिए, कंटिजेंसी फंड के लिए पैसा रख रहे हैं आप, तो उसके लिए डेट का ही विकल्प होता है, अपना लिक्विड फंड, जहां पर मार्क टू मार्केट रिस्क बहुत कम होता है। इस तरह के फंड में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो आपको लिक्विड फंड में अपना कंटिजेंसी के लिए जो पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर रहे हैं वो रखना चाहिए। अगर आपके पास 2-3 साल का वक्त है और आपका टैक्स ब्रैकेट भी हायर टैक्स स्लैब में है, तो यहाँ पर एफएमपी आपके लिए बेटर चॉइस है, क्योंकि फिक्स मैच्योरिटी प्लान में आपका जो इंटरेस्ट रेट है अभी, जो कि हाई रेट चल रहा है, वो लॉक हो जाएगा, तो उसका फायदा उठाना चाहिए कंपेयर टू ओपन एंडेड फंड। लेकिन अगर आपको लिक्विडिटी की भी जरूरत है बीच में, तो एफएमपी के मुकाबले फिर आपके ओपन एंडेड डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स बेहतर विकल्प होगा। अगर लॉन्ग टर्म 15-20 साल की हम बात करते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रन एजुकेशन, वहां पर अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी के साथ साथ जब आप डेट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए ये टैक्स फ्री बॉन्ड्स का विकल्प बहुत अच्छा है। साथ ही जो हमने बात की थी अभी एनसीडीज की, वो भी आपके पोर्टफोलियो में, जहां पर आपके पास 4-5 साल का अगर एनसीडी और 5 इयर्स का आपके पास वक्त है, तो आपको वो अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। तो क्योंकि हमारे पास जो टैक्स फ्री बॉन्ड है वो तो 10, 15 एंड 20 इयर्स के हैं, तो शॉर्ट टर्म में उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते उसको ऐड करने की, क्योंकि आपको अगर जरूरत है पैसे की तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो वहां पर आप एनसीडी को कीजिए, एफएमपीज को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कीजिए, और साथ ही अगर 1 साल का वक्त है, 2 साल का वक्त है, तो एफडी को भी इंक्लूड कीजिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में और हाई टैक्स ब्रैकेट में आप हैं, तो आप फिर टैक्स फ्री बॉन्ड्स को अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड कीजिए। ये तो हो गई गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट की बात, लेकिन अनिल जी यहाँ पे जानना चाहेंगे, हाल ही में जैसे कि अब इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, तो निवेशक इस माहौल का कैसे फायदा उठाए ज्यादा से ज्यादा? हाँ, देखिए, अगर तो आपके पास वक्त है और आप लॉन्ग टर्म इंतजार करने को तैयार हैं और आपके अभी कोई इमीडिएट लायबिलिटी नहीं है, बच्चे की शादी या एजुकेशन अभी अगले 2-3 साल में आने वाली नहीं है, फिर तो आप अपना पैसा अगर टैक्स फ्री बॉन्ड्स में लॉक कर दें। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो उससे अच्छा तो कोई विकल्प नहीं है। वो डार्लिंग ऑफ द मासेज बना हुआ है। ऑलरेडी जितने भी इश्यूज इस साल में अभी पीछे आए हैं, सभी में अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन गया है। 5-5 हज़ार करोड़ तक के इश्यूज भी सब्सक्राइब हुए हैं, तो काफ़ी एपेटाइट है। और जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि जो धनाढ़ इंसान है, जिनके पास थोड़ा पैसा अपनी उम्मीदों से ज़्यादा है, अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा है, और वो इंतजार कर सकते हैं, उनके लिए तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स बेस्ट हैं। लेकिन अगर आपके गोल जल्दी ही आने वाले हैं और आपका जो टाइम होराइजन है वो 1, 2, 3 साल तक ही है,
फिर डेट फंड्स आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन डेट फंड्स में भी आप एक्रूअल फंड्स में अगर करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा बजाय इसके कि ड्यूरेशन फंड के, क्योंकि आजकल इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चल रहे हैं। कल क्रेडिट पॉलिसी में भी उम्मीद कर रहे हैं सबके शायद इंटरेस्ट रेट सेम रहेंगे या शायद 25 पैसे से बढ़ जाएंगे। तो इस हाई इंटरेस्ट रेजिम में बेहतर यही रहेगा कि अगर आपका शॉर्ट टर्म होराइजन है तब आप डेट फंड्स में रहें, और अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है तब आप टैक्स फ्री बॉन्ड में जा सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे साफ तौर से अपने गोल्स को ध्यान में रखिए, अपने टाइम होराइजन को ध्यान में रखिए, और निवेश के तो कई ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका और पंकज जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और योर मनी दिवाली स्पेशल में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।